नमस्कार। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर साइंस का देखेंगे, जो कि आपके प्री बोर्ड और साथ में बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो यकीन मानो बच्चों, आपका 95% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको हर एक चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने टाइप वाइज लिखे हैं। लगभग बच्चों हम आपको 10 से 12 सैम्पल पेपर अपलोड करेंगे, जिसमें बच्चों आपका पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कृपया करके आप इन सभी सैम्पल पेपर को अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं यहाँ पर 100% वन की गारंटी के साथ लेकर कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 80 में आपको, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, आपके पेपर में आपको 80 मार्किंग पूरी की पूरी मिल जाएगी। मैं अकॉर्डिंग टू पेपर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आप कृपया करके इन सभी 10 के 10 या 12 में सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा। आप इन सभी सैम्पल पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अगर आपने सभी सैम्पल पेपर को तैयार कर लिया तो आपको फिर इसके अलावा और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं वो भी आपको यहाँ पर वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में सबसे पहले आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बच्चों, जब आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर होगा तो बच्चों सबसे पहले आपको एक बात टारगेट रखनी है कि हमारा कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू हमारे मार्किंग को इंक्रीज करते हैं। तो आप लोगों का कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, सभी के सभी आपके एमसीक्यू सही होने चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं वो हमारे एक बूस्टर की तरह यहाँ पर काम करता है। तो सभी लोग एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच करेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द रिएक्शन शोन इन द गिवन इमेज। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको इमेज दी गई है इसमें आपको बताना है, इसमें इसके अंदर जो हमारी एक ट्यूब आपको दिया गया है, इसके ट्यूब के अंदर क्या रिएक्शन यहाँ पर हैपेंड होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। बच्चों, यहाँ पर जिंक के कुछ यहाँ पर दाने से नीचे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें बच्चों साथ साथ में आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी इस ट्यूब में है, और साथ साथ में बच्चों आपको दिख रहा होगा कॉर्क से यहाँ पर ऊपर बंद कर दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें रिएक्शन क्या यहाँ पर ऑब्जर्व की जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने रिएक्शन, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन सी रिएक्शन यहाँ पर इसके अंदर रिएक्ट होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जिंक है हमारा और डाइल्यूट H2SO4 है। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। साथ में H2 गैस निकल जाएगी। बच्चों, साथ में यहाँ पर कुछ मात्रा में बच्चों हीट भी हमारी प्रोड्यूस होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो देखो ऐसा ऑप्शन किस में लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। जब इससे हमारी हीट निकलेगी तो यहाँ पर जो हमारे ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बच्चों यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही बात है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस का विनिमय भी होगा, तो गैस भी हमारी विनिमय होगी, मतलब कि ट्रांसलेट, मतलब एक दूसरे की ओर विनिमय करेगी, एक दूसरे की ओर सम्मान करेगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकली थी वो ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर से कॉर्क लगाए फिर से यहाँ पर इतने में गैस इसको भर जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बच्चों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बेरियम, मतलब कि BaCl2 है हमारा, सोडियम सल्फेट है यानी Na2SO4 है, इसके बाद BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट है, 2NaCl है। तो बच्चों आपको बताना ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन है।
तो बच्चों जो हमारी ये रिएक्शन है ये हमारी बहुत प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ये आपके परीक्षा में भी बच्चों आ चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि टमाटो में कौन सा एसिड बच्चों प्रेजेंट होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि टमाटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड बच्चों प्रेजेंट होता है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग आर कॉल्ड सॉफ्ट टाइप्स। यहाँ पर बच्चों कह रहा है किस टाइप के जो हमारे साल्ट होते हैं वो हमारे सॉफ्ट कहलाते हैं। तो बच्चों जो हमारे पोटेशियम साल्ट से जो हमारे सॉफ्ट बनाए जाते हैं वो बच्चों हमारे सॉफ्ट कहलाते हैं, यानी कि वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टेक 3 बॉइलिंग ट्यूब्स ABC। आपको जैसा कि यहाँ पर नीचे फिगर में दिखाया गया है, पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर डाला गया है एंड पट आयरन नेल्स यहाँ पर लिखा पुट आयरन नेल्स इन अ कॉक इन इट एंड कॉक इट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है उसमें बच्चों यहाँ पर पहले बॉइलिंग वाटर था, उसके बाद उसमें कुछ नॉर्मल वाटर डाल दिया गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ऊपर से कॉर्क को लगा दिया गया। तो ये हमारे पहले ट्यूब ए की बात हो चुकी है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है पोर अ बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इज अनदर टेस्ट ट्यूब बी। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे दूसरी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है अनदर बी में यहाँ पर बच्चों डिस्टिल्ड वाटर को यहाँ पर डाल दिया गया है एंड इसके बाद एंड पुट आयरन नेल्स और उसके बाद एक कील को डाल दिया गया है। इसके बच्चों बाद सेम वही यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ऊपर से यहाँ बच्चों कॉर्क लगा दिया गया, बहुत ही टाइट कॉर्क है यहाँ पर लगाया गया है एंड 1 ml ऑफ ऑयल ओवर सच दैट ऑयल फ्लोज ओवर इट। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ट्यूब जो बी में है ऑयल भी डाला गया है। इसमें देखो ऑयल कुछ मात्रा में डाला जो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा ऊपर है एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम इंटर्निंग। तो यहाँ पर कह रहा है हवा को रोकने के वही कॉर्क को लगा दिया गया है। साथ साथ में यहाँ पर ऑयल को इसलिए डाला गया है ताकि पानी के अंदर यहाँ पर एयर ना जा सके और एयर ना जा सके इसके लिए यहाँ पर ऊपर कॉर्क भी लगा दिया गया है। टेक सम आयरन नेल्स टेस्ट ट्यूब सी पट सम एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड इन इट एंड कॉर्क इट। इसके बाद ट्यूब सी की बात कह रहे हैं कि उसमें एक यहाँ पर आयरन नेल्स डाल दी गई है, साथ में ऊपर से बच्चों यहाँ पर कैल्शियम CaCl2 क्लोराइड को डाल दिया गया है, ऊपर से बच्चों कॉर्क को लगा दिया गया है। इसके बाद आप इस पूरे सिस्टम को बच्चों आपको यहाँ पर 1 डे के लिए छोड़ देना। इसके बाद आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या आपको ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब नेल्स रसेड। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी टेस्ट ट्यूब में जो हमारी आयरन नेल पड़ी थी वो रस्टेड होने लगेगी। तो बच्चों कौन सी ट्यूब में जो हमारी आयरन नेल्स पड़ी थी वो यहाँ पर रस्टेड होने लगेगी। तो बच्चों जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए वाली में जो हमारी यहाँ पर आयरन नेल्स पड़ी उसमें रस्टेड होने लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर कह रहा है विच ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है ऐसे कौन से ऑक्साइड होते हैं जो यहाँ पर बच्चों ब्लू लिटमस को बच्चों यहाँ पर रेड लिटमस में यहाँ पर बच्चों इंटरचेंज कर देते हैं। तो बच्चों वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों वो हमारे SO2 होता है और बच्चों यहाँ पर NO2 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो ये हमारे होते हैं ये बच्चों यहाँ पर हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक के आपके एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन
3 टाइम्स बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको ना भूलना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग ब्यूटेनॉन की बात करते हैं, केवल ब्यूटेनॉन की बात करते हैं। इसका बच्चों हमारा केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों केमिकल फार्मूला हमारा इसका होता है CH3CO CH2 CH3। तो बच्चों ये हमारा इसका केमिकल फार्मूला होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है, जो कि बच्चों यहाँ पर कीटोन का सेकेंड मेंबर ग्रुप है। कौन सा है? कीटोन का सेकेंड मेंबर ग्रुप है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ कीटोन फंक्शन ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर ब्यूटोन में हमारा फंक्शन ग्रुप कौन सा पाया जाता है? कीटोन। कौन सा पाया जाता है? कीटोन। कीटोन जिसको हम लोग CO ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है इन द एक्सेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारे ह्यूमन बीइंग में एक्सेटरी सिस्टम होता है, जिससे हम लोग यहाँ पर टॉयलेट वगैरह करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है इनिशियल फिल्ट्रेट ग्लूकोज है, हमारा अमीनो एसिड है, साल्ट है, वाटर है। इसके बाद कह रहा है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है, वाटर है, इसको बच्चों यहाँ पर रीअब्जॉर्ब यहाँ पर कौन करता है? ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको रीअब्जॉर्ब फिल्टर और रीअब्जॉर्ब कौन करता है? तो बच्चों को हमारा कौन करता है? वो बच्चों यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? नेफ्रॉन। आपने उनकी संरचना देखी होगी, ऐसे प्रकार की संरचना होती है, ऐसे ऐसे बहुत सी ट्यूब ऐसी बनी होती हैं, वो हमारी संरचना नेफ्रॉन की कहलाती है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम होता है। आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होती है बच्चों, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि द जीनोटाइप फॉर द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैपिटल T स्मॉल t। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो हाइट है हमारी जीनोटाइप की, वो हमारी कैपिटल T और स्मॉल t है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इससे जो कैपिटल T है, जो हमारी स्मॉल t है, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? तो बच्चों हमें इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि यहाँ पर देयर आर एट द लीस्ट 2 डिफरेंट एलीज फॉर द जीन ऑफ हाइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप की एलीज हैं, इनमें यहाँ पर प्रत्येक की जो हमारी हाइट होगी जीन की, वो डिफरेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर कह रहा है एट व्हाट स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वुमेन सेड टू बी फर्टाइल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवेल्यूशन। कौन सा हो जाएगा? ओवेलेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताने, कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों हम लोग लास्ट से देखते हैं ह्यूमन मेल प्रोसेस होमोफॉर्मिक सेक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ह्यूमन फीमेल प्रोसेस हेट्रोजेमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स। तो बच्चों ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। मेल्स प्रोसेस होमोजेमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस।
ए बी वाला हमारा सेकंड वाला भी यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद बच्चों जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन फीमेल प्रोसेस होमोफॉर्मिक सेक्स क्रोमोसोम्स, ये बच्चों हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऑटो फॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड होता है वो किस टाइप की न्यूट्रिशन को रिक्वायर्ड करता है। तो बच्चों कॉस्ट करता है, सनलाइट की भी करता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की करता है, क्लोरोफिल की भी करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है इंडिया में जो पावर सप्लाई की जाती है वो किस हर्टेज पर और कितने वोल्ट पर की जाती है। तो बच्चों कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट होता है और उसकी जो यहाँ पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बच्चों हमारी 50 हर्टेज होती है। कितनी होती है? 50 हर्टेज होती है। कितनी बच्चों होती है? 50 हर्टेज होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ऑफ ईच ऑफ 1/5 ओम। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है फाइव रजिस्टर हैं जिनमें से प्रत्येक की जो वैल्यू है बच्चों वो 1/5 ओम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हमको इनको किस सीरीज़ में जोड़ना चाहिए। तो ये आपको बताना है इनको किस सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है कि इनको किस सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों उनको किस सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा? इनको हमको पैरेलल सीरीज़ में जोड़ेंगे तभी इनका हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो क्या मिलेगा? मिनिमम रेजिस्टेंस हमको तभी मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर पैरेलल जो हमारी पैरेलल सीरीज़ का जो फार्मूला होता है वो बच्चों हमारा होता है 1/r। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा बराबर में इसको आर डैश कर देते हैं 1/1/1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर हमको 1/5 रखना है। तो इसके बाद हमको उन सभी को ऐड कर देना है। जब यहाँ पर हम लोग 1/5 रखेंगे तो 5 बच्चों ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर 1/5 रखेंगे वो भी 5 ऊपर चलेगा, इसी प्रकार सभी में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी 1/r डैश की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 को हमको 5 टाइम्स यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा जो कि बच्चों यहाँ पर हमारा 25 आ जाएगा। अब हमको रेजिस्टेंस की निकालनी वैल्यू तो आर डैश की, तो 1/25 रेजिस्टेंस जो कि हमारा बच्चों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पिरामिड सोन हेयर कैन बी पिरामिड ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको पिरामिड दिखाया गया है वो बच्चों क्या शो करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों ये शो करता है बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर जो पॉन्ड का हमारा इकोसिस्टम होता है बायोमास का वो बच्चों यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन ए गिवन फूड चैन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 50 किलो जूल, वाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कि बच्चों ये हमारा प्रोड्यूसर लेवल है, ये बच्चों हमारा सेकेंड लेवल हो जाएगा, ये बच्चों हमारा थर्ड लेवल हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड लेवल में एनर्जी 5 किलो जूल पहुँच पाती है। तो बच्चों आपको बताना है कि प्रोड्यूसर ने कितनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस की होगी। तो बच्चों कितनी आपको पता होगा कि 10% लॉस के साथ ये एनर्जी बढ़ती जाती है, 10% के साथ एनर्जी ये घटती जाती है। तो बच्चों ये हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो बच्चों ये जो हमारी एनर्जी हो जाएगी 5000 किलो जूल प्रोड्यूस एनर्जी हो जाएगी। तभी यहाँ पर देखो, जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये 5000 होगी तो 10% के लॉस के साथ एनर्जी ये प्रत्येक सिस्टम में चली जाती है। जैसे कि बच्चों इसके पास टोटल 5000 एनर्जी है, तो अगर ये सेकेंड एनर्जी सिस्टम में जाएगी तो 10% का लॉस कर दी, तो हमको इसका 10% निकाल लेना है। तो बच्चों यहाँ पर ही 500 आ जाएगा। अब जब बच्चों यहाँ पर 500 आ जाएगा, जब बच्चों ये थर्ड वाले सिस्टम में जाएगी तो फिर से बच्चों ये 10% का यहाँ पर एनर्जी लॉस कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर 50 किलो जूल पहुँचेगी। तो बच्चों यहाँ पर प्रोड्यूसर ने कितने लेवल एनर्जी इंक्रीज की थी? 5000 किलो जूल की। तो ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों यहाँ पर कर आपको स्टेटमेंट, साथ साथ में आपको बच्चों यहाँ पर रीजन भी दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनस क्लोराइड is a powerful oxidizing agent which oxide mercuric क्लोराइड टू मरकरी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा स्टेनस क्लोराइड पावरफुल ऑक्सीडाइड एजेंट नहीं होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पर जो रीजन कह रहा है स्टेनस क्लोराइड गिव्स अ ग्रे प्रेसिपिटेट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड, इतना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट स्टेनिक क्लोराइड डज नॉट डू सो, लेकिन जो हमारा स्टेनिक क्लोराइड है वो ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल ये सही बात है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। जो बच्चों यहाँ पर हमारा रीजन है वो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ट्रू रीजन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, वेगिनल पिल्स कंटेन स्पर्मसाइड्स। इसके बाद रीजन कह रहा है स्पर्मसाइड किल द स्पर्म्स। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। बच्चों जो हमारा रीजन है वो भी हमारा बिल्कुल सही रीजन है। पर बच्चों यहाँ पर जो रीजन दिया गया है वो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंजेस इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक कॉइल है, एक इंटेंसिटी है जिसके सेंटर में कॉइल है, जिसके अगर मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम कॉइल को डबल कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो यहाँ पर आपको चेंजेस बताने हैं। तो यहाँ पर क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन करंट कंडक्टर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा डिपेंड करती है कंडक्टर के धारा पर, मतलब कि करंट पर, उसमें कितना वोल्टेज या जिसमें एम्पियर धारा बह रही है वो आपको यहाँ पर उस पर ये डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी सही है, जो रीजन है हमारा वो भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको रीजन दिया गया है वो स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है जो कि लास्ट एमसीक्यू है। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको रीजन दिया गया है ग्रीन प्लांट्स द प्रोड्यूसर ट्रांसड्यूस सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपको रीजन दिया गया वो स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन कर रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आपका प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको गलत नहीं करना है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विल अ मिसेल बी फॉर्म इन अनदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि मिसेल जो फॉर्मेशन है वो किसके स्थान पर की जा सकती है, क्या वाटर्स में ऐड करना पड़ता है वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि क्या मिसेल को हम अदर सॉल्वेंट में जैसे कि एथेनॉल में इसको हम फॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो जो सबसे पहले हम इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर दिखा देंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पहले हम सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कि डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर आपको टर्म पॉलिनेशन को डिफाइन करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, आपको सेल्फ पॉलिनेशन को डिफरेंस बताना है और क्रॉस पॉलिनेशन को आपको बताना है। बच्चों आपको डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो पॉलिनेशन होता है वो किसका सिग्निफिकेंस होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन से कंपाउंड होते हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स में। इसके बाद यहाँ पर और में कह रहा है व्हाट आर द 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कौन सी 2 फेजेस वो होती वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद बच्चों आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की हाइट का है, जिसको बच्चों 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि इमेज की साइज़ क्या होगी और इमेज की पोजीशन क्या होगी, वो यहाँ पर आपको सारी बातें बतानी है। तो अभी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको बाद में हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको शो कर देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों यहाँ पर कह रहा है विथ सम एग्जाम्पल अलॉन्ग द रिएक्शन इन सेक्टिसाइड्स दैट आर बैन ड्यू टू देयर फैटल इफेक्ट्स। इसके बाद और में क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन क्या है, एंड हाउ डज इफेक्ट एन इकोसिस्टम, यह हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस वी वियर इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोफोबिया। अगर बच्चों हम लोग मायोफोबिया से यहाँ पर बीमार हो, मायोफोबिया से ग्रसित हों, तो हमको बच्चों किस प्रकार के यहाँ पर बच्चों लेंस को यहाँ पर पहनना यानी वियर करना चाहिए। तो वो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों हमको किस टाइप के लेंस पहनने चाहिए। तो बच्चों हमको कॉन्वेक्स कॉनवेव कौन से बच्चों पहनने चाहिए लेंस, हमको कॉनवेव लेंस पहनने चाहिए, जो कि बच्चों यहाँ पर मायोफोबिया में बच्चों हेल्पफुल होते हैं। अब बच्चों हम लोग इन 21 से 26 तक के सभी क्वेश्चन के बच्चों आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों सेक्शन बी का जो हमारा पहले क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर मैंने बाकायदा लिख दिया है ताकि हमारे किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताता लिख लिख के बताता
तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोग फिर थक जाते। कई बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें उनको गुस्सा आने लगती कि कितनी काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो सर ने कर दी। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े ताकि उनको चिढ़ पैदा हो जाए। तो आप लोगों को कम से कम स्टडी करनी है और यहाँ पर बिल्कुल स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है? ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर आप अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कृपया करके आप उन्हीं का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? अगर आपको सभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप सभी का स्क्रीनशॉट लें पर लिखें ना। लिखने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इसको बाद में पढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, जिसमें आपको बताना था कि पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, उसमें आपको डिफरेंस बताना था। तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें यहाँ पर डिफरेंस को लिख दिया है ताकि हमारे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से यहाँ पर फेजेस होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, उसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है, सारी की सारी हमारी फोटोसिंथेसिस में होती हैं। तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपको मैंने बोला था न्यूमेरिकल भी था, तो इसको देखो आपको न्यूमेरिकल इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका आंसर देखो मैंने बाकायदा इसका आंसर भी लिख दिया है ताकि किसी भी प्रकार के बच्चों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। इसके बाद 25 का और वाला भी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाकायदा सब कुछ लिख रखा है। इसके बाद बच्चों हम लोग अपने सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर सेक्शन सी पे आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है निकता टुक जिंक एल्युमिनियम कापर फेरस मैग्नीशियम एंड एन मेटल एंड पट ईच मेटल इन कोल्ड वाटर एंड देन हॉट वाटर सी रिएक्टेड द मेटल विथ स्टीम। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक निकता नाम की लड़की है, लड़का था, इसने इतनी प्रकार की मेटल ली, उनको यहाँ पर सबसे पहले कोल्ड वाटर में डाला, फिर हॉट वाटर में डाला। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो आपको मेटल बतानी है जो यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी। तो बच्चों केवल जो हमारा Na होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जितने भी अदर हमारे जो मेटल बचे हुए हैं वो यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो पहले का हमारा आंसर Na हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द एबव मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कौन से हमारे मेटल होंगे जो स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर एल्युमिनियम होगा, वो यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेगा। जिंक भी कर लेता है, साथ साथ में बच्चों फेरस भी स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नेम द मेटल विच रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ यहाँ पर कौन से मेटल रिएक्ट करता है। तो बच्चों वो हमारा केवल मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर के साथ बच्चों यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पर कह रहा है कि अरेंज दीज मेटल्स इन ऑर्डर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। बच्चों यहाँ पर आपको जितने ऊपर मेटल दिए गए थे उनको आपको इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लगाना है। सबसे ज़्यादा जो हमारा रिएक्टिविटी होता है वो Na होता है। इसके बाद बच्चों हमारा मैग्नीशियम होता है। इसके बाद बच्चों हमारा एल्युमिनियम होता है। इसके बाद बच्चों हमारा जिंक होता है। इसके बाद बच्चों हमारा फेरस होगा। इसके लास्ट हमारा कॉपर होगा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो जाएगी। इसको आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है नेम एंड मेटल और नॉन मेटल। तो बच्चों यहाँ पर आपको नाम बताना है, मेटल और नॉन मेटल के नाम बताने हैं। बच्चों यहाँ पर कह रहा है विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रांग।
बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मेटल है या नॉन मेटल है जो आयरन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बच्चों हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच इज़ अलॉयड विथ एनी अदर मेटल टू मेक एन अमलगम। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है ऐसा कौन सा अलॉयड है जो दूसरे मेटल के साथ मिलकर अमलगम का अगला अमलगम को बनाता है या उसे मॉडिफाई करता है। तो बच्चों वो कौन सा है, मरकरी। कौन सा है, मरकरी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है विच इज़ यूज टू गैल्वनाइज आयरन आर्टिकल्स। तो बच्चों वो हमारा कौन आ जाएगा, जिंक। जिंक से गैल्वनाइज आयरन आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, उसमें उसका यूज किया जाता है। हुज आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फ्रॉम ब्लैक कोटिंग। तो ब्लैक कोटिंग से एयर को एक्सपोज करने में किस आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो वो आर्टिकल कौन सा हमारा है, सिल्वर आर्टिकल। कौन है, सिल्वर आर्टिकल। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो और में क्वेश्चन दिया गया है वो आपको पढ़ना है। और में कह रहा है रीजन आपको बताना है, सभी के बच्चों आपको रीजन बताना है कि क्या ये रीजन होगा। तो आप रीजन को सुनते जाएंगे, रीजन जो बताएंगे वो आपको यहाँ पर बच्चों रीजन सुनने हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो यहाँ पर कह रहा है प्लेटिनम और गोल्ड को, सिल्वर को ज्वेलरी में क्यों उपयोग किया जाता है, उसका क्यों उसमें यूजेज ज़्यादा है। तो क्यों हमारा होता है, क्योंकि प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई resistance of corrosion. Also they have high malleability and ductility। ये आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम लिथियम को ऑयल के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों काफ़ी ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी हमारे ये नॉन मेटल एलिमेंट हैं। तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम मेटल्स फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑल ओवर इट्स सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। आपको ध्यान रखना है दिस लेयर प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर corrosion it is deep, it is cheap, easily available, malleable and ductile। ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम आपको बाद में सभी के आंसर दिखा देंगे, आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि कार्बन एंड सल्फाइड ओर्स यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कार्बोनेट और सल्फाइड्स को यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह लेवन एंड टर्मिनेंट जो हमारी हल्दी और जो हमारा नींबू होता है आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग टर्निश्ड काफर वेसल्स। इसका भी आपको रीजन बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ड्रा द डायग्राम ऑफ लीफ फ्रॉम विच। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है लीफ का, फ्रॉम विच ट्रांसफरेशन टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन देयर स्टोमेटर फॉर द फॉलियर ट्रांसफरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इन इन पी प्लांट राउंड सीड इन डोमिनेट ओवर द रिंकेल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है एक पी सीड हमारा पी प्लांट था जो कि राउंड सीड का था, उसने यहाँ पर रिंकेल्ड ओवर सीड को यहाँ पर डोमिनेट कर दिया। इफ़ अ क्रॉस इज कैरियड आउट बिटवीन टू प्लांट्स गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर देने होंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, explain with the help of level diagram that position of stars are seen by us। It is
इज नॉट इट्स पोजीशन। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल दिया गया, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 भी एक हमारा न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर सेक्शन सी के आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा दे रहे हैं, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना जिसका भी आपको यहाँ पर बच्चों आंसर ना आ रहा हो। तो बच्चों यहाँ से सेक्शन सी के आपको सभी आंसर दिखाना शुरू हो चुके होंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो डायग्राम की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर बच्चों मैंने डायग्राम भी बना दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसको भी बच्चों यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 था जो कि बच्चों न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में अभी तक 2 टाइम्स बार आ चुका है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको तैयार करना है। इसके बाद बी वाला आप देख लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप 33 भी देख लेंगे। 33 आपका न्यूमेरिकल काफ़ी बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आप सेक्शन डी से आप लोग स्वयं क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वो उसके मैं बाद में आपको आंसर तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आप क्वेश्चनों को पढ़ते जाइए और जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते जाइए, मैं आराम से स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप इसको आराम से पढ़ते जाइए। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। सेक्शन डी से आपको जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से यहाँ पर देख लेना है। जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगेगा उसको बाद में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको अच्छे प्रकार से तैयार भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, हम नहीं चाहते कि आपका यहाँ पर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो। आपका यहाँ पर मैं टाइम को पूरा बचाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चों का यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बच जाए और बच्चों यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद और वाला भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, ये देख लेंगे आप सभी। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इनको भी देख लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सेक्शन डी और ई के हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप लोग सेक्शन डी से और सेक्शन डी और ई के आप यहाँ पर सभी आंसर देख सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो वो यहाँ पर आप लोग आंसर यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर डाउट लगे, जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेना है। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन पर डाउट लगे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको फटाक से ले लेना है। ठीक है बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम की आपको चैनल पर जाना है। यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। अगर बच्चों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको ओनली हम 10 रुपये में ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ओनली 10 रुपये में पीडीएफ, कितने रुपये में बच्चों? ओनली 10 रुपये में पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है, ओनली 10 रुपये में आपके फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पर आप लोगों के पीडीएफ ही सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप फिर मुझे मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली 10 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन ना आ रहा वो यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे हैं ताकि हमारे किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर बच्चों मैंने डायग्राम भी बना दिया आप लोगों की, ताकि यहाँ पर आपके हमारे स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या का यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ना मिले। इसलिए बच्चों यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना दिया है ताकि आपको डायग्राम अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो और वाले सारे के सारे बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं, तो आप इन सभी को अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, सेक्शन ई हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ई में आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो
वो यहाँ से आप लोग बच्चों आंसर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको आंसर ना आ रहा वो यहाँ से आप लोग आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का आप देख लीजिएगा। जो भी आपको आंसर नहीं आ रहा वो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का साइंस का सीबीएसई बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारे से सब ज़रूर कमेंट करेंगे। आप अपना प्यार दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में और अपने सभी बच्चों को शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों हम लोग जल्दी, अगर आपको और सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।